नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज कमोडिटी राउंडअप में टॉप हेडलाइंस में सोना चांदी है, जहां पर अच्छी खासी उठापटक देखने को लगातार मिली है। चांदी ऑल टाइम हाइज बनाने के बाद कुछ मुनाफा वसूली में गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी गिरावट है, लेकिन सोने में निचले स्तरों पर खरीदारी है। और आज यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, रिटेल डेटा है, होम कॉन्फिडेंस नंबर्स हैं और साथ ही साथ 4 बड़े फेड ऑफिशियल्स की स्पीचेस भी हैं। उससे पहले हमने सोने में कुछ खरीदारी लौटते हुए देखी है। आगे किस तरह के ट्रेंड्स रह सकते हैं बताएंगे आपको। साथ ही खाने के तेलों में हमने यहाँ पर कुछ गिरावट बनते हुए देखी है। त्योहारों से पहले कंज्यूमर्स के लिए इसमें कितना बड़ा पॉजिटिव है, इस पर भी करेंगे चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ हैं। हमारे साथ आईवीपीए के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई जुड़ेंगे और हम एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की वंदना भारती से भी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत यहाँ पर सोने के साथ कर लेते हैं और ओवरनाइट 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आई हैं, एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से और एक मेटल फोकस से। चिराग, पहले मेटल फोकस की रिपोर्ट, जहाँ पर हमने जो इंपोर्ट्स का डेटा है काफ़ी अनइवन है। अगर हम गोल्ड की यहाँ पर बात करें, जैन में इंपोर्ट्स बढ़े थे पिछले साल के मुकाबले, फेब में गिरे, मार्च में फिर बढ़े, अप्रैल में गिरे, मई में बढ़े, जून में फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो क्लियरली एक बहुत ही अनइवन गोल्ड इंपोर्ट ट्रेजेक्टरी नज़र आती है इस साल में एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। आप इसे कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए मनीषा, एट दिस मोमेंट गोल्ड मार्केट में 2 चीजें चल रही। एक तो है कि जो भी, जैसे आपने कहा कि इंपोर्ट्स आर टू सम एक्सटेंट ए रिएक्शन ऑफ डिमांड और डिमांड इज अ रिएक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, तो हमने जैसे जैसे देखा है कि बहुत ज्यादा भाव में उठापटक होते हुए देखी, तो उसका एक खामियाजा जरूर हमें गोल्ड इंपोर्ट्स में आते हुए दिखा है। दूसरा एक ये भी है कि रिफाइंड गोल्ड थोड़ा बहुत सप्रेस रहा है, यहाँ पे गोल्ड इंपोर्ट्स दूसरे सोर्सेज वहां से काफी हद तक आती हुई दिखाई दी थी, जो गवर्नमेंट ने अब करीबन सारी चीजें बंद कर दी है। तो अब हमारा मानना है कि शायद अगले 2-3 महीनों में आपको गोल्ड रेट थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज होते हुए दिखाई देगा। हालांकि ये पिछले 1-2 महीने में भाव में भी उठापटक बहुत हुआ है। दूसरी बात ये भी है कि क्योंकि कोई वेडिंग सीजन नहीं है, इम्पोर्टेंट डेज नहीं है, तो उसका भी एक इंपोर्ट पे मैं कहूंगा एक इम्पैक्ट जरूर देखने को मिला है। चिराग, एज ऑफ नाउ, अंटिल नाउ, इस साल में कितना इंपोर्ट हुआ है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर? देखिए, एक्चुअली अगर हम जून एंड तक अगर देखें तो जैन टू जून एंड अगर देखें, किस तरह का गोल्ड इंपोर्ट है फिलहाल? देखिए, जैन टू जून अगर हम इंडिया के गोल्ड इंपोर्ट की अगर हम बात करें, तो कंपेयर टू लास्ट ईयर यहाँ पे गोल्ड इंपोर्ट जरूर नीचे आते हुए दिखाई दिए, और वो कहीं ना कहीं प्राइस पे एक मैं कहूँगा एक इम्पैक्ट है। हालांकि नंबर इज नॉट वर्थ एक्चुअली लुकिंग एट, बिकॉज कंपेरेबल नंबर्स यहाँ पे नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर हम इस पूरे क्वार्टर में 2 क्वार्टर में देखें तो करीबन 30% का एक प्राइस मूव आते हुए दिखाई दिया है। तो ओवरऑल शायद 250 से 270 टन के जो इंपोर्ट्स आते हुए दिखाई दिए हैं, बट मैं कहूंगा कि वो एक कंपेरेबल नंबर नहीं है, क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे प्राइस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। वेल एब्सोल्युटली, हम वो चार्ट आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे जो इन सम सेंस वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट से भी निकाला हुआ है, जहां पर माना जा रहा है कि सोने में अब तक 30% का रिटर्न आपको बनते हुए नजर आया है। लेकिन अगर हम दूसरी एसेट क्लासेस देखें, जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी, यहाँ पे 5 से 6% के गेन्स हैं। अच्छे खासे गेन्स फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर में देखने को मिले हैं चिराग, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में रिपीट परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन तो किसी को नहीं है, लेकिन यहाँ से किस तरह के मूव्स रह सकते हैं? देखिए, मेटल्स फोकस अभी भी मानता है कि शायद फंडामेंटल्स यहाँ पे अभी भी थोड़े बहुत सपोर्टिव है गोल्ड पे। हालांकि हेडविंड्स जरूर नियर टर्म में हेडविंड्स है, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस थोड़ा बहुत जो ईज हुआ है। हालांकि हमारा मानना है कि शायद इकोनॉमी अभी भी ट्रम्प के जो टैरिफ्स है उसका पूरा इम्पैक्ट आपको इकोनॉमी में नहीं देखने को मिला है, तो वो एक इम्पैक्ट जरूर सेकेंड हाफ में शायद देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन कंसर्न्स अभी भी है, और फिस्कल डेफिसिट विद द बिग ब्यूटीफुल बिल जो ट्रम्प पास करना चाहते हैं, उसकी वजह से फिस्कल कंसर्न्स में। तो हमारा मानना है कि 3700 टू 3800 के दाम हमें सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में जरूर देखने को मिल सकते हैं। चिराग, जहाँ तक इंडियन कंजम्पशन की बात है, ऑफ कोर्स ये बात हम लगातार कह रहे हैं कि वैल्यू वाइज बढ़त देखने को मिली है, वॉल्यूम वाइज यहाँ पर एक गिरावट रही है।
फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएगा और फिर वो दिवाली तक, साल के अंत तक, फिर हम वेडिंग सीजन अक्टूबर नवंबर में शुरू होता हुआ देखेंगे। किस तरह की डिमांड एक्सपेक्टेशंस हैं? यूजुअली हम ये भी बात करते हैं कि 700 to 800 टन सोना इंपोर्ट होता है भारत में हर साल। इस साल के लिए हम किस नंबर से काम कर रहे हैं? देखिए मनीषा, एक चीज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग शायद 2 सालों में देखने को मिली है गोल्ड में, वो है, एक है कि जैसे आपने कहा कि ब्राइडल डिमांड अभी भी बहुत ज्यादा स्टिकी है। ठीक है, आज भी अगर हम देखें तो ब्राइडल डिमांड 50 to 55% इंडियन कंजम्पशन की ब्राइडल डिमांड है, वो बहुत ज्यादा स्टिकी है। हाँ, वहां पे थोड़ा बहुत शायद 5 to 10% लाइट वेटिंग जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो शायद हमने सिर्फ इंडिया में नहीं पर बहुत सारे ट्रेडिशनल एशियन मार्केट्स में आते हुए दिखी है, कि शिफ्ट फ्रॉम डेली वेयर ज्वेलरी टू इन्वेस्टमेंट मार्केट। तो कंसिस्टेंटली हमने पिछले 6-7 यानी 6 से 7 क्वार्टर में ये होते हुए देखिए कि कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट डिमांड में बढ़ोतरी आई है। और इंडिया में जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट डिमांड को एक जो सपोर्ट मिला है, वो है कि गवर्नमेंट ने जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बंद कर दिए, उसकी वजह से फिर से फिजिकल की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। तो शायद अभी भी इंपोर्ट्स 600 से 800 टन के बीच में रहेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। चिराग, आपको जाने दें उससे पहले एक सेंस चांदी पे भी लेना चाहेंगे। एंड $38 प्लस काइंड ऑफ लेवल्स, और उसके भी ऊपर एक्चुअली 39 के लेवल्स भी हमने बनते हुए देखे हैं। उसके बाद जिस तरह की मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली है, क्या ये बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है? यहाँ पर प्राइस व्यू क्या है? चांदी में किस तरह के इम्पोर्ट्स हैं? ETF बाइंग काफ़ी स्ट्रांग है। ये तीनों ही चीज़ें कैसे देखते हैं आप? देखिए, आप जानती है कि मेटल्स फोकस लगातार कहते आ रहा है कि चांदी अभी भी मैं कहूँगा रीजनेबली प्राइस है, और वो जो हमने पिछले 3 हफ्ते में चांदी में देखा है, वो बेसिकली एक कैचअप ट्रेड है चांदी का, क्योंकि वो अंडर परफॉर्म कर रहा था काफी टाइम से। ट्रम्प टैरिफ्स ने थोड़ा बहुत जरूर चांदी को मदद किया हुआ है। तो हमारा अभी भी मानना है कि चांदी आपको $42 से $45, अगर आप 1 से 2 साल का व्यू लेके चले, तो अभी भी चांदी में मैं कहूँगा अपसाइड है। चांदी के इंपोर्ट्स अगर हम देखें तो करीबन 2600 टन के आसपास ये फर्स्ट हाफ में इंपोर्ट्स आए हैं, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अराउंड हाफ है। बट लास्ट ईयर में एक चीज है कि लास्ट ईयर फरवरी में सेपा की वजह से आपको एक बहुत बड़ा नंबर जरूर देखने को मिला था। पर चांदी की हमारी जो डिमांड है वो कंसिस्टेंटली 5 to 7,000 टन के बीच में, और मैं कहूँगा ये बरकरार रहेगी। इनफैक्ट ऑन ग्राउंड हमारा रिपोर्ट ये कहता है कि पिछले 1-2 हफ्ते में जो चांदी में अपसाइड जो बुलिशनेस देखने को मिली है, उसकी वजह से डिमांड में काफी हद तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। ओह वेल, एब्सोल्युटली। चांदी इज ऑन अ सिल्वर राइड एज ऑफ नाउ। काफ़ी अच्छे गेंस यहाँ पर देखने को मिले हैं, और चांदी ने नियर टर्म में तो यहाँ पर सोने को आउट परफॉर्म भी किया है। बहुत शुक्रिया चिराग, साथ जुड़ने के लिए और हमें ये बताने के लिए कि सोना अभी और ऑल टाइम हाइज इस साल में छू सकता है। और जहाँ तक चांदी की बात है, अगले 12-18 महीने $42-45 पर आउंस यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है, यानी कि प्रेशियस मेटल्स क्लियरली इन फेवर हैं। आप ये तो बात हुई सोने चांदी की, लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात यहाँ पर खाने के तेलों की करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी हेडलाइंस यहाँ से निकलती हुई नजर आई हैं। IVPA के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई हमारे साथ हैं। सुधाकर जी नमस्कार। आप लेते हैं सोना चांदी? नमस्ते जी। Not much. तो ये चिराग को सुनना चाहिए था कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर नहीं है शायद अभी भी सोना चांदी में। But that on a lighter note, खाने के तेलों की जहाँ तक we are dealing in liquid gold. Dealing in liquid gold, which is edible. Absolutely, सुधाकर जी। और ये लिक्विड गोल्ड भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है बाय द वे इन सेंस ऑफ प्राइसेस एज वेल। सिंस वी आर टॉकिंग प्राइसेस, तो पहले वही एक व्यू जान लेते हैं। एंड कैसे देखते हैं आप करंट प्राइसेस? बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट्स में थोड़ा बहुत सपोर्ट बनता हुआ नजर आया है, इंडियन मार्केट्स में हमने इम्पोर्ट्स में कुछ गिरावट जून के महीने में आते हुए देखी है। किस तरह से आप ये पूरा डायनामिक्स रीड कर रहे हैं? The markets have achieved a stability right now. All the uncertainties, थोड़ा geopolitical tension की वजह से थोड़ा बहुत तेजी के कारण बन रहा था. But now the market is in a stabilized area. Palm oil is back in the game because it is about $100 cheaper. Soya has rallied because of the global US biofuel mandate support by President Trump. And sun oil, of course, we are dealing with the old crop. The new crop will come only in October. As far as the Indian situation is concerned, primarily, we see a big drop in April, May, June in terms of imports.
but there is a different way of seeing it. If you see October to March, actually imports were plus about 6 lakh tons. But if you see Jan to June this year, compared to previous year, there is a 9 lakh tons of reduction. So there are various reasons for it. One is definitely the price rally that has happened before the duty correction, before the duty went down. I think the prices were a little bit prohibitive, and then we had the government call on the by Honorable Prime Minister for reduction of edible oil consumption. Palm oil was very expensive, so people were trying to find out alternative oils. Destocking by the trade was very huge because of the fear of Nepal imports, zero duty imports, and also the market was inverted. So it was not in favor of building up stocks. What I mean is, you will find that every month aage ka tel was sasta than compared to what he could buy, compared relative to nearby. So there was no incentive for anybody to stock. So all these factors are there. Fear of duty cut was there. But now, if I look at the June numbers, which you mentioned, June at 14 lakh tons of imports is something like a rebound, which means that we are entering July, August, September, which are the peak festival months. So import demand will be good and prices are consolidated and stable. One redeeming feature which sticks out is that despite all other environment, for some reason of stock fear or a lower crop, the mustard prices have been leading the pack in terms of rally in India. Of course, it is related to the government destocking. If they release stock aggressively, then the mustard prices can ease off. Otherwise, policy front and also the consumer front and the farmer front, global price, it's all consolidated and stable right now. ओके सुधाकर जी, आपने मेंशन किया किस तरह से प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कम खाने का तेल खाने की हिदायत दी है। उसके बाद हमने हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से यहाँ पर काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर आते हुए देखी हैं। ऑफ कोर्स पिछले 2 दिनों में हमने कंज्यूमर सेंट्रिक तरीके से यहाँ पर काफ़ी बातचीत की है, कंपैरिजन्स भी किए हैं कि इंडिया का कंजम्पशन क्या है, बाकी देशों की कंजम्पशन क्या है और क्यों इंडिया में हम इतनी ओबेसिटी वगैरह आता हुआ देख रहे हैं। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन। लेकिन इन सब के चलते, और हम मानते हैं कि ओवरनाइट यहाँ पर कोई ईटिंग पैटर्न्स में फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन अगर बार बार आप इसे हैमर करते रहें कि ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, शायद एक इम्पैक्ट पड़े। इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ ये सारी कॉन्वर्सेशन या डेवलपमेंट को कैसे देख रही है? कि थोड़ा सा देखिए, हमने देखा है कि there can be a quick reaction also from the consumers for all these campaigns. But I'm actually good that instead of Instagram, instead of WhatsApp University का जो dialogue है या miscommunication है फूड सेक्टर में, उससे तो अच्छा यही है कि गवर्नमेंट रिसर्च्ड डेटा एंड कम्युनिकेशन आ जाए, इवन फॉर नॉन ब्रांडेड, दैट दे आर टॉकिंग कि ऑयल और शुगर का डिक्लेरेशन होना चाहिए टुवर्ड्स हेल्दियर ऑप्शंस। इंडस्ट्री के लिए भी अपॉर्चुनिटी है टू कम आउट विद द राइट प्रोडक्ट्स. ओके, कंज्यूमर विल डिसाइड when this has to happen, this shift has to happen. This can have far reaching impacts in the long run, because उसके हिसाब से acreage भी shift हो जाएगा. Actually speaking, suppose you say too much sugar is bad, then it has to get converted to some other sector. So consumer is very, very important to decide what industry does in terms of its products and supply chain, and also the what is grown also. So these changes are good towards healthier, because in India, as you know, as much as undernourishment is a problem that they say, but there is actually a 60 to 70 million population which is overweight, obese, and you also heard about thin fat Indian. I mean, they appear to be thin, but then you have inside the fats that are accumulating. I think the buzzword so is fitness. India, Being fit and being healthy is I think the buzzword. सुधाकर जी, एक और चीज़ यहाँ पर है, क्रिसिल की रिपोर्ट आई थी कल जिसमें कहा गया है कि जिस तरह से खाने के तेल के प्राइसेस में हमने गिरावट आते हुए देखी है, उसके चलते रिफाइनर्स के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें 2 से 3% की गिरावट इस साल में बनते हुए नजर आ सकती है। अगर आपने वो रिपोर्ट पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, लेकिन आप कैसे देखते हैं एक ओवरऑल ट्रैजेक्टरी? नहीं, see, the edible oil industry is very competitive. If you see any global or Indian balance sheet, they operate at 3 to 4% margin
at a pre-tax level. So I think the industry cannot digest too much profits. So it has to be competitive like a commodity. But I'm happy that with the recent duty changes, actually influx of refined oils has come down, which was affecting the domestic industry in a very bad way. And also the impact of zero duty imports from Nepal still continues. That is still a problem to be resolved. But otherwise, I think industry will operate at optimal margins. वेरी क्विकली सुधाकर जी, एक फाइनल चीज, आपको लगता है खाने के तेलों के प्राइसेस आगे जाकर और गिर सकते हैं या फिर आपको लगता है एक कंसोलिडेशन बनेगा अब? I think it will be stable unless the biofuel sector is the only risk factor for the any potential consolidation of rally. Because as you know, U.S. biodiesel policy, which can take 6-7 million tons of oil, soybean oil away from food sector is very, very important factor. But barring that, it does look like U.S. is going to continue the biofuel policy. On the other front, on the consumption, you see, I was hearing your interview only, that sugar and edible oil is at 19 kilos. So it's an average. So there is a large population who consume about 10 or less. And there is a large population who consume 24-25 kilos. So I don't think that overall year-on-year demand is going to be lower or something. I think overall average consumption per capita, if you see, as the GDP grows, the consumption at a different segment, that is the lower segment, or even rural, I would say, the consumption should grow. So year on year, you will continue to see 2 to 3% increase. It might get plateaued somewhere around 24 kilos if we compare with the neighboring Asian countries. Obviously, you cannot compare uncomparables like US edible oil demand or Europe. Yeah. एब्सोल्युटली। सुधाकर जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और काफ़ी सारे मुद्दों पे आज हमसे यहाँ पर बात भी करने के लिए। वो सुधाकर देसाई हैं, IVFPA के प्रेसिडेंट, हमें बताते हुए कि प्राइसेस में कंसोलिडेशन है लेकिन डिमांड यहाँ पर काफ़ी स्टेबल बनती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ आपका ध्यान खींचना चाहेंगे हमारी बिग ब्रेकिंग फ्लैशेस पर, जहाँ पर आज कैबिनेट की मीटिंग है और किसानों के लिए यहाँ पर कृषि योजना को लेकर कैबिनेट में मंजूरी संभव रह सकती है। मेरे सहयोगी असीम मनचंदा हमारे साथ इस खबर के साथ जुड़े हैं। असीम नमस्कार। कैबिनेट की मीटिंग है और एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग आप लेकर हमारे साथ जुड़े हैं। जी, सही कहा आपने। देखिए, बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री धन धान्य स्कीम लेकर के आई जाएगी। इसके साथ 100 ऐसे जिले हैं जिनके ऊपर की फोकस किया जाएगा। इन जिलों के अंदर किसानों को करीब 1 करोड़ 70 लाख के आसपास किसानों को इससे फायदा होगा। जो किसान है उनको उन्नत क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे, उर्वरक जो फर्टिलाइजर है वो उनको मुहैया कराया जाएगा। तो सरकार की योजना है कि इन जिलों को डेवलप किया जाए। ये अंडर डेवलप्ड जिले हैं, इनके अंदर कृषि की कृषि के जो भी सेक्टर है इसके ऊपर पूरा फोकस यहाँ पर इन जिलों के अंदर किया जाए। बजट में इसमें घोषणा की थी करीबन 1 करोड़ 37 लाख के आसपास का इसका बजट भी उस वक्त रखा गया था और इसमें कहा गया था कि जो राज्य है और केंद्र सरकार मिलकर के इस पूरी योजना का बोझ उठाएंगे। तो आज कैबिनेट इस पूरी स्कीम को मंजूरी दे सकती है। एक बार मंजूरी इसको मिल जाती है तो फिर इसको लागू करने की दिशा में काफी तेजी से सरकार आगे बढ़ेगी। तो ये प्रधानमंत्री धन धान्य स्कीम को आज मंजूरी मिल सकती है और आप इसको जल्दी रोल आउट होता हुआ भी देख सकते हैं। असीम, बहुत शुक्रिया वो खबर हमारे लेके आने के लिए। इंतजार रहेगा कैबिनेट की मीटिंग के रिजल्ट्स का और अगर ये खबर आती है तो ऑफकोर्स आपके पास फिर यहाँ पर और डिटेल्स भी जानना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि एज ऑफ नाउ इससे अगर मंजूरी मिलेगी तो इम्प्लीमेंटेशन अगली चीज़ होगी, तो उस चीज़ के ऊपर आपसे फिर से बात होगी आज दिन में। लेकिन एज ऑफ नाउ असीम की नज़र आज की कैबिनेट की मीटिंग पर, जहाँ पर बजट में धन्य धान्य किसान के जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी मिल सकती है। ग्लोबल SMC ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती हमारे साथ है। वंदना नमस्कार। एक सेंस आपकी सबसे पहले सोने चांदी पर ही लेना चाहेंगे। हम चिराग शेठ से बात कर रहे थे, वो दोनों में बुलिश हैं, आपकी क्या सेंस है? जी मनीषा, मुझे भी लग रहा है कि दोनों में ही अभी फिलहाल बुलिश रहने के ही रीजन से यहाँ पे आज भले ही थोड़ा सा करेक्शन लग रहा हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि सिल्वर इसमें बेहतर परफॉर्म कर सकती है। $41.25 तक मुझे लग रहा है कि इस करंट लेग ऑफ रैली में ये कमोडिटी ये लेवल्स देख सकती है। मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए जिनको निवेश का यहाँ पे सोचना है। और गोल्ड में मुझे लग रहा है कि सेकेंड हाफ में जितने भी ये टैरिफ के जो ये प्रोज एंड कॉन्स जो है वो देखने को मिलेंगे और जो इकोनॉमिक नंबर्स हो, चाहे वो GDP हो, ट्रेड डेटा हो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, सब पे रिफ्लेक्शन
करेक्शन जो है वो सेकेंड हाफ में आएगा, तो वहां पे फेड का इंटरेस्ट रेट कट और रिफ्लेक्शन इसका टैरिफ बैरियर का, वो मुझे लग रहा है कि सोने को बहुत ज्यादा गिरने नहीं देगा। साथ ही साथ वंदना, क्रूड ऑयल प्राइसेस कैसे देखती हैं? 2 दिन की गिरावट के बाद जो आज तेजी है, क्या करने की राय है? मनीषा, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि क्रूड में ये जो फॉल है ये रिवर्स होना चाहिए। 2 रीजंस है यहाँ पे। एक तो फ्रेश बाइंग यहाँ पे बन सकती है, दूसरी चीज है कि सीजनल डिमांड यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। हम पीक समर डिमांड की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरी बात यह है कि इन्वेंट्रीज बढ़ रही थी, लेकिन इस बार इन्वेंट्रीज की कम होने की संभावना है। तो ये 3 फैक्टर्स से मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी यहाँ पे जो बाइंग है वो होनी चाहिए। तो 5740 के करीब यहाँ पे मैं बाइंग रिकमेंडेशन दूंगी। 5800 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 5715 का, और थोड़ा मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में इस हफ्ते में हो सकता है कि 5860 वाला लेवल भी आता हुआ देखें। साथ ही साथ मेटल्स में क्या राय है? क्योंकि कॉपर में कुछ सपोर्ट ज़रूर है, लेकिन अपने हाईज से काफ़ी नीचे कारोबार है, और यही हाल काफ़ी हद तक अदर मेटल्स का भी। जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि एक तो ये रिएक्शन है क्योंकि ये आर्बिट्रेज काफी ज्यादा हायर साइड है, क्योंकि सीएमई पे प्रीमियम पे है और एलएमई और चाइना पे ये डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। इसका एक इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे भी देखने के लिए मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि कॉपर में एक सपोर्ट लेना चाहिए 876 के करीब, थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिख सकता है। और अपसाइड, कोई भी अपसाइड यहाँ पे लिमिटेड है 889 के करीब, क्योंकि यहाँ पे रिटेल सेल्स डेटा आज पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो सकता है बेस मेटल में, लेकिन जो अच्छी बाइंग है वो करीब 876 से निकल के आएगी, और जो फर्स्ट यहाँ पे टारगेट होना चाहिए 889 का। अगेन जो दूसरा टारगेट होगा वो 895 का। ऑलराइट, तो बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बाइंग ऑन निफ्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर फिलहाल कॉपर में निकल के आती हुई। बहुत शुक्रिया वंदना एज ऑलवेज साथ जोड़ने के लिए और वो राय भी शेयर करने के लिए।